हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटॉमिक स्ट्रक्चर भी कह देते हैं। ये चैप्टर बोर्ड या आपके 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है और बहुत सारे कंसेप्ट इस चैप्टर में हम पढ़ लेंगे, लेकिन अगर आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग भी लगेगा बेटा। इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। So let's start the second chapter of the 11th class, that is structure of atom or atomic structure बेटा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का नाम है बेटा। बुक्स में लिखा होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम और यू कैन आल्सो कॉल इट एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर तो ये 11th क्लास की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बहुत पहले शुरू हो चुका था कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होगा, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एटम। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहेगा। हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, और फिर हम आगे जाएंगे बेटा। डन। तो देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें तो सबसे पहले हम ये सोचते थे कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होगा, लेकिन एटम के स्ट्रक्चर से पहले हम ये चीज खोजने की कोशिश करेंगे बेटा कि एटम के अंदर होता क्या क्या है, कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं। तो पहले हम मानते थे हमेशा, आपने मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी है, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में ये कहा गया था कि एटम जो है वो इंडिविजुअल है, हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन बाद में पता चला मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अंदर कि हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये एटम के अंदर होते हैं बेटा। और हम ये कहते हैं कि हम, इसका मतलब एटम को डिवाइड करना नहीं होता, हम ये बोलते हैं द एटम कंसिस्ट ऑफ दीज सम एटॉमिक पार्टिकल्स। हम आज भी एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, हम एटम को तोड़ नहीं सकते हैं बेटा, क्लियर है। बट उसके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उसके बारे में हम जरूर जान सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो खोज थी बेटा, डिस्कवरी थी, ये बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कवरी रही है। इंटरेस्टिंग किस केस में रही है? देखो, वैसे तो हम कहते हैं कि डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी की बात की या एटम की बात की, ठीक है, लेकिन हम इंडियन माइथोलॉजी में जाएं तो इंडियन माइथोलॉजी में कनद ऋषि थे और उन्होंने क्या किया था बेटा, एटम के बारे में जानकारी दी थी। अणु, एटम को हम क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं बेटा, क्लियर है। उसके बारे में बताया था कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा किसी भी मैटर का, दैट विल बी एटम, जिसको हम रिपीटेशन की हेल्प से हमें बाकी सब बड़े बड़े मैटर्स मिल जाएंगे बेटा। लेकिन उस चीज का कोई रिटर्न एविडेंस नहीं है हमारे पास कि कनद ऋषि ने कुछ ऐसा कहा था, इसका कोई रिटर्न एविडेंस नहीं है। और रिटर्न एविडेंस ना हो तो साइंस मानती नहीं है। बस ये तो कहा गया था, किसी ने बोला कि भाई, उन्होंने ये कहा था कि अणु जो है सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी पदार्थ की। तो हिंदी में कहते हैं कनद ऋषि की जो अणु है, एटम जो है, वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है। अब उसके बाद लेकिन जहां पे रिटर्न एविडेंस होगा, जहां पे बंदे लिख के गए होंगे कि बेटा कि जो एटम है दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, वहां पे वो चीज मानने वाली होती है बेटा, क्लियर है। तो साइंस में एक बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, इफ यू फाइंड समथिंग, इफ यू डू रिसर्च इन सम एरियाज, इफ यू डोंट राइट डाउन दैट रिसर्च, तो दैट रिसर्च इज नॉट वैलिड, क्योंकि ओरली कोई भी चीज साइंस में वैलिड नहीं होगी, उसके पुख्ता सबूत होने चाहिए। और क्या कंसेप्ट आपने यूज किया है उसको बताने के लिए ये भी आपको पता होना चाहिए बेटा, क्लियर है। तो अब देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की तो बात हम बाद में करेंगे, पहले आपको मैं थोड़ा ब्रीफिंग कर दूं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उसमें क्या क्या केस रहा। तो बेटा देखो कि पहले ना, जैसे आज भी बाहर देखोगे तो बारिश हो रही है, ठीक है बेटा, थंडरस्टॉर्म्स एंड बारिश जो है, रेन हो रही है बेटा बाहर। अब उसमें भी जो थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, तो पहले लोग ये सोचते थे कि जितने भी थंडर स्टॉर्म हो रहे हैं, these thunderstorms are due to the bad event performed by the human beings। मतलब जो भी कोई आदमी गलत काम करता है उसकी सजा मिलती है और ये थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, भगवान नाराज हो जाते हैं।
ये पहले बात मानी जाती थी कि थंडरस्टॉर्म हो रहे हैं या कोई भी प्राकृतिक चेंज आता है, कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज आती है बेटा, इट इज ऑल ड्यू टू द आपके जितने भी बोलते हैं पाप हैं, उनके कारण ऐसा कुछ होता है। अब इसी बात को जब ये केस हो रहा था कि थंडरस्टॉर्म्स हो रहे हैं, बिजली की लाइटनिंग हो रही है बेटा बाहर क्लाउड्स के अंदर, तो उस टाइम पे जितने भी प्रीस्ट थे या पादरी थे या जो भी थे जो धार्मिक चीजों को मानते थे बेटा, वो ये कहते थे कि यार ये जो लाइटनिंग हो रही है, थंडरस्टॉर्म्स हो रहे हैं या ये जो रेन आ रही है, ये सब प्राकृतिक चीजें हैं और लोग गलत काम करते हैं, उसकी वजह से भगवान हमें क्या कर रहा है, श्रापित कर रहा है या हमें सजा दे रहा है उस चीज की बेटा। क्लियर है। लेकिन हुआ क्या कि एक बार इस तरीके से बात चल रही थी, तो किसी साइंस के टीचर ने जे थॉमसन जिनका नाम था, उन्होंने कहा कि ये कोई दैवीय प्रकोप नहीं है, ये कोई भगवान की रजा नहीं है, इट्स बेसिकली अ साइंस। ये जो लाइटनिंग होती है, जो आपको थंडरस्टॉर्म से लाइटनिंग हो रही है, जो आवाज सुनाई दे रही है या लाइट दिख रही है, ये कोई दैवीय प्रकोप नहीं है। ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक इस केस के अंदर क्या है बेटा कि ये एक सिर्फ साइंस है जहां पे दो चार्ज पार्टिकल आपस में टकरा रहे हैं और टकराने के बाद क्या हो रहा है बेटा, वो चार्ज पार्टिकल टकराने के बाद लाइट और साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम पर इस चीज का कोई पुख्ता सबूत था ही नहीं बेटा। ध्यान रखो, ध्यान से मैं आपको बोल रहा हूं, उस टाइम पे इस चीज का पुख्ता सबूत कोई था ही नहीं। और फिर जे थॉमसन से कहा गया कि अगर आप इसको प्रूव कर देते हो लैब के अंदर, तो हम मान लेंगे कि यह दैवीय प्रकोप नहीं है, इट्स बेसिकली और मेयर अ साइंस बिहाइंड दिस कंसेप्ट। तो फिर जे थॉमसन ने बेटा क्या किया, वो मैं आपको बताता हूं, और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई वो भी मैं आपको बताता हूं। तो स्टार्ट करते हैं विद जे थॉमसन। देखो बेटा, स्टार्ट करने से पहले आपको मैं क्लियर कर दूं, लास्ट ईयर जे थॉमसन, एनोड रेज, कैथोड रेज और थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड, ये आपके सिलेबस से काट दिए गए हैं, आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किए हुए हैं। लेकिन ये जो है वो बेसिस है। जैसे हम एबीसी पढ़ते हैं ना इंग्लिश पढ़ने के लिए, 1 2 3 पढ़ते हैं मैथ्स पढ़ने के लिए, इन द सेम मैनर इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो एटलीस्ट आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से बेटा। तो देखो, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, यू टॉक अबाउट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जे थॉमसन ने, साइंटिस्ट जो जे थॉमसन थे बेटा, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। वैसे तो विलियम क्रूक्स, ये ब्रूक्स भी थे बेटा उसमें, ठीक है, लेकिन जे थॉमसन का नाम सबसे पहले आया। अब देखो बेटा, इन्होंने क्या किया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, क्या किया, जिस तरीके से आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में जहां पे ये लाइटनिंग होती है, थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, वहां पे जो प्रेशर है वो बहुत लो होता है बेटा। एज यू नो द प्रेशर इज वेरी वेरी लो इन द अबव एटमॉस्फेयर। जितना आप हिल्स पे जाते हो बेटा, तो क्या होता है, प्रेशर लो हो जाता है ना, और ड्यू टू लोअरिंग इन प्रेशर एट द हिल्स, समटाइम योर ईयर्स गेट ब्लॉक्ड। आपके जो कान होते हैं क्या होते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, और कई लोगों को इतना ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो वोमिट करना शुरू कर देते हैं, और कई बार तो नोज से, ईयर से और आईज के पास से बेटा ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। और कई लोगों को डायलेमा भी होना शुरू हो जाते हैं बेटा। डायलेमा समझते हो ना, कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो आपका ब्रेन प्रॉपरली थिंक नहीं कर पाएगा कि कोई चीज क्या है, तो आप क्लियर, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। इसलिए जितनी ब्रेन को ऑक्सीजन कम जाएगी बेटा, उतना क्या होगा, आपको चक्कर आएंगे और उतना आप डायलेमा में आ जाओगे कि ये चीज है क्या बेसिकली। डन बेटा। तो देखो हम इसकी बात करते हैं। तो इसने क्या किया, सबसे पहले जो अबव एटमॉस्फेयर में माहौल था, जो ऊपर एटमॉस्फेयर में माहौल था बेटा, उसको इसने लैब में क्रिएट करने की कोशिश की बेटा। सबसे पहले यहां पे एक डिस्चार्ज ट्यूब ली गई, इसलिए इसको डिस्चार्ज कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट भी कह देते हैं बेटा। डिस्चार्ज ट्यूब, विच इज मेड अप ऑफ ग्लास, जो ग्लास से बनी हुई थी बेटा। क्लियर है। एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, और डिस्चार्ज ट्यूब किस तरीके की थी बेटा, ये देखो, इस तरीके की डिस्चार्ज ट्यूब ली बेटा। देन और डिस्चार्ज ट्यूब में फिर
2 इलेक्ट्रोड लगा दिए गए यहाँ पे, देन दे प्लेस 2 इलेक्ट्रोड्स इन द डिस्चार्ज ट्यूब, मेटल इलेक्ट्रोड, ये मेटल के इलेक्ट्रोड थे बेटा, क्या थे आपके पास, मेटल इलेक्ट्रोड। ये भी मेटल इलेक्ट्रोड है बेटा, दोनों मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं, डन। और इन मेटल इलेक्ट्रोड्स को फिर हाई टेंशन बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया बेटा, ये हमने की लगा दी और इस तरीके से कनेक्ट कर दिया गया। द नेगेटिव पार्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रोड, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, इसको फिर हमने बोल दिया इस इलेक्ट्रोड को, दैट इज कैथोड, एंड दिस इज नोन एज एनोड। अब जो एनोड यहां कंसीडर किया गया बेटा, दैट एनोड्स वर परफोरेटेड, परफोरेटेड एनोड था। परफोरेटेड का मतलब होता है हैविंग सम होल्स इन इट, कुछ होल्स होते हैं बेटा उसके अंदर, उसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, इसको परफोरेटेड एनोड बोलते हैं। किस तरीके से देखो बेटा होल शो करते हैं हम यहाँ पे, ये देखो इस तरीके से छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे होल्स होंगे विच आर नॉट सीन बाय योर नेकेड आईज, वो आपकी नेकेड आईज से नहीं दिखेंगे, लेकिन मैंने आपको इस तरीके से बना दिए ताकि आपको दिखें। तो परफोरेटेड एनोड लिया बेटा उसने, हैविंग सम होल्स इन इट, बेटा उसमें क्या थे, होल थे। और इस केस के अंदर बेटा जो ये डिस्चार्ज ट्यूब थी, इसमें एक गैस को फिल कर दिया बेटा, इन दिस डिस्चार्ज ट्यूब गैस को फिल कर दिया, गैस डाल दी बेटा। अब जब गैस को फिल किया, आपको पता है गैस क्या होती है, नॉन कंडक्टिंग नेचर की होती है बेटा, नॉन कंडक्टिंग नेचर होता है गैस का। लेकिन अगर आप गैस का प्रेशर रिड्यूस करोगे, तो उन्होंने गैस को जो फिल किया उसका प्रेशर रिड्यूस कर दिया बेटा, और चेक किया डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे कि कितना रिड्यूस करने पे कंडक्टिविटी बढ़ रही है बेटा। तो उन्होंने क्या किया, प्रेशर रिड्यूस किया अप टू 10⁻⁻² mm ऑफ Hg, इतना प्रेशर कर दिया, और इतने प्रेशर पे कंडक्टिविटी क्या होगी बेटा उस गैस की, वो इंक्रीज हो गई। अब उन्होंने सोचा कि अगर जितना कम प्रेशर करेंगे उतनी कंडक्टिविटी अगर बढ़ती है, तो उन्होंने इस गैस का प्रेशर और कम करके देखा बेटा, लेकिन और कम जब प्रेशर करने गए तो क्या हुआ, कंडक्टिविटी फिर से कम होना शुरू हो गई। इसलिए उन्होंने 0.01 mm ऑफ Hg प्रेशर वहां पे मेंटेन कर दिया कि इतना प्रेशर पे हम इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई भी गैस कंसीडर करेंगे, द प्रेशर ऑफ दैट गैस मस्ट बी 10⁻⁻² mm ऑफ Hg होना चाहिए बेटा। क्लियर है केस? तो उतना प्रेशर आपके पास होना चाहिए जो उन्होंने इस ट्यूब के अंदर फिल कर दिया बेटा। नाउ क्या किया, आफ्टर फिलिंग द प्रेशर, इस जो ये आपके पास एनोड का पोर्शन दे रखा है बेटा, देखो ये बहुत चीजें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद आई हैं। पहले ही एक्सपेरिमेंट में जे थॉमसन ने ये सब कुछ शो नहीं कर दिया। He has repeated such experiment so many times, and after repeating हर एक्सपेरिमेंट में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट करता चला गया बेटा, जो भी ड्रॉबैक आई उसकी इंप्रूवमेंट शो कर दी, और जिस तरह से इंप्रूवमेंट शो की बेटा उसके हिसाब से ये एट द एंड रिजल्ट क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे। अब उसने क्या कर दिया बेटा, ये जो एनोड का बिहाइंड है, ये वाली साइड है एनोड की, इस साइड को जिंक सल्फाइड से पेंट कर दिया बेटा। किससे? जिंक सल्फाइड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्लोरिसेंट स्क्रीन बना दी बेटा। फ्लोरिसेंट क्या बना दी उसने? स्क्रीन। अब आप कहोगे कि फ्लोरिसेंट स्क्रीन क्या होती है? whenever certain particles strike on that screen that will start glow। ठीक है, जब भी कोई पार्टिकल इस स्क्रीन को ऊपर स्ट्राइक करेगा जिंक सल्फाइड की, तो क्या होता है बेटा, वो पार्टिकल ग्लो करना शुरू कर देते हैं। तो हमें पता चलता है कि हाँ भाई जो भी चीज इधर से इधर आ रही है, शायद वो दिख रही है नहीं दिख रही है, ठीक है, हमें वो ग्लो कर रही है, मतलब कोई सब्सटेंस है जो उसके अंदर ट्रेवल कर रहा है। देन बेटा तो हम डिस्कस करेंगे कि फ्लोरिसेंट स्क्रीन बना दी बिहाइंड द एनोड बेटा।
ये कर दिया उसने। और इसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बेटा उसने क्या किया, एक वैक्यूम पंप लगाई। ये क्या बेटा, वैक्यूम पंप लगा दी। यहाँ पे वैक्यूम पंप क्यों लगाई, देखो यहाँ पे वैक्यूम पंप लगाने के पीछे लॉजिक था बेटा, पंप, वैक्यूम पंप लगा दिया बेटा ताकि हम इसका प्रेशर 10⁻⁻² mmHg मेंटेन कर सके, इसलिए यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा दी गई बेटा। क्लियर है, क्योंकि वैक्यूम पंप की हेल्प से हम प्रेशर मेंटेन कर पाएंगे ना, अदरवाइज हमें क्या पता चलेगा कितना प्रेशर है उसके अंदर। तो जब ये सारा केसेस किए बेटा वहां पे कि वैक्यूम पंप लगा दी गई बेटा, जिंक सल्फाइड से कोट कर दिया गया इस स्क्रीन को, ठीक है। फिर क्या किया गया, इस की को इंसर्ट किया बेटा, देन इंसर्ट दिस की। मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो पोटेंशियल था, दैट पोटेंशियल वाज वेरी वेरी हाई। व्हाई दिस पोटेंशियल इज वेरी वेरी हाई, 5000 वोल्ट टू 10,000 वोल्ट की रेंज में था बेटा ये पोटेंशियल। वो इसलिए था कि ऊपर जब भी लाइटनिंग होती है बेटा, तो आपको पता है जो लाइटनिंग ऊपर हो रही है, थंडर स्टॉर्म्स हो रहे हैं, तो कितनी हैवी वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं, इट्स अराउंड 20,000 वोल्ट। तो हमने क्या किया बेटा, 5000 से लेके 10,000 का वोल्टेज यहाँ पे कंसिडर की, जो हमें इस इलेक्ट्रोड के थ्रू इस ट्यूब के अंदर भेजनी है, और जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, गैस प्रेजेंट है जिसका प्रेशर कितना है, 10⁻⁻² है बेटा। अब सबसे पहले हमने इसके अंदर हाइड्रोजन गैस को कंसिडर कर लिया बेटा, व्हाट वी फिल्ड इन इट, हाइड्रोजन गैस। वेलकम बैक बेटा। देखो हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे कि जब हमने इस की को इंसर्ट किया इस केस के अंदर, तो यहां से ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स, हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि इस एनोड के पीछे जो जिंक सल्फाइड थी बेटा, वो स्क्रीन ग्लो करना शुरू कर गई थी बेटा। क्या कर गई थी, ग्लो करना शुरू कर गई थी स्क्रीन। मतलब हमने जैसे ही सर्किट को ऑन किया, जैसे ही सर्किट को ऑन किया और की को इंसर्ट किया इसके अंदर बेटा, क्या हो गया, ये जो सर्किट था, वो जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी वो ग्लो करना शुरू कर गई थी, लेकिन हमें कुछ इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर दिख नहीं रहा था। इसका मतलब उन्होंने कहा कि यहां पे कोई अनविजिबल रेज है जो ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में बेटा, और ये पता नहीं कि रेज कहां से आ रही है कहां से नहीं आ रही, क्योंकि हमारे पास कोई भी रीजन नहीं था उस टाइम पे, बिकॉज वी वर नॉट एबल टू सी दैट रेज और वट एवर इट मे बी इनसाइड दिस डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है बेटा, वो हम देख नहीं पा रहे थे, ठीक है। और जब देख नहीं पा रहे थे तो क्या हुआ बेटा, तो उस केस में क्या हुआ कि हमने फिर उस चीज को जानने के लिए कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हो क्या रहा है, जैसे ही हम सर्किट ऑन करते हैं, ये जो एनोड के पीछे है बेटा वो ग्लो करना शुरू हो जाता है। जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है वो ग्लो करना शुरू आती है, और ऐसा लगता है जैसे कि कोई चीज उस पर आके टकरा रही है, और टकराने के बाद क्या कर रही है बेटा, ग्लो कर रही है। तो जे थॉमसन ने इस इनविजिबल रेस को पता लगाने के लिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है, उसके लिए उसने फिर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स की रिपीटिशन की विद दिस कैथोड रेज, इस कैथोड रेज के साथ बेटा। क्लियर है, इस डिस्चार्ज ट्यूब के साथ, जस्ट टू फाइंड आउट कि व्हाट इज प्रेजेंट इन दिस डिस्चार्ज ट्यूब, क्या प्रेजेंट है इस डिस्चार्ज ट्यूब में, उसके चेक करने के लिए बेटा। डन। तो अब देखो सबसे पहले उसने क्या किया बेटा, यहां पे उसने बोला कि अब इस रेज का पता कैसे लगाएं। तो सबसे पहले उसने यहां पे फर्स्ट पॉइंट बेटा क्या किया कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उसने एक प्लेकार्ड को प्लेस कर दिया था। कोई ऐसी सॉलिड चीज रख दी, जैसे आप गत्ता ले लो, कुछ भी ले लो बेटा, इस तरीके से। तो उसने क्या देखा, इस सॉलिड चीज की बेटा शैडो बन गई टू दिस डायरेक्शन। ये क्या हो गया बेटा, शैडो कास्ट हो गई। जैसे सर्किट ऑन किया तो हमें देखा कि इसकी शैडो बन गई बेटा यहां पे। तो उसने इस बात से बाय प्लेसिंग प्लेकार्ड, बाय प्लेसिंग प्लेकार्ड और कार्डबोर्ड, ही concluded that these unknown
rays are traveling in a straight line. क्या हो रहा है बेटा, ये अननोन रेज जो है दे आर ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन. अब वहां पे बेटा अननोन रेज हमने लिखा है, यहाँ पे वी हैव गिवन द नेम अननोन रेज. और उस टाइम पे मैथमेटिक्स में जो भी चीज अननोन होती थी हम उसको एक्स बोलते थे. तो जनरली और बाय डिफॉल्ट उस टाइम पे इसको एक्स रेज कहा गया बेटा. क्या कहा गया कि ये एक्स रेज होती है. एक्स का मतलब यहाँ पे वो नहीं है बेटा जिससे हम एक्सरे लेते हैं. यहाँ पे एक्स का मतलब है अननोन रेज है, और उस अननोन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कह दिया कि वो एक्स रेज है और दे आर ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन. एंड दे आर ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन. और स्ट्रेट लाइन में कोई चीज कब ट्रेवल करती है हमें कैसे पता चलता है, अगर किसी भी लाइट से आपकी शेडो कास्ट हो रही है बेटा, तो आप ये कह सकते हो कि दैट लाइट इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट रेज आर ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन. बेटा वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है. तो इसको एक चीज पता चल गई कि ये जो रेज है दे आर ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन जस्ट बाय प्लेसिंग दिस प्लेकार्ड इन बिटवीन द डिस्चार्ज ट्यूब. बेटा फिर देखो क्या किया सेकंड एक्सपेरिमेंट में उसने. बेटा जब सेकंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो उसको ये लालसा होगी कि यार ये आ कहां से रही है. वैसे देखो अगर स्ट्रेट लाइन से इधर को शेडो बन रही है तो वी कैन से दीज रेज आर कमिंग फ्रॉम कैथोड, ये कैथोड से आ रही है. लेकिन फिर भी उसने इस चीज को चेक किया कि ये कहां से आ रही है. तो उसने क्या किया बेटा, देखो सेकेंड पॉइंट में इस डिस्चार्ज ट्यूब को मैं थोड़ा छोटी बना रहा हूं बेटा यहाँ पे. इस डिस्चार्ज ट्यूब के आसपास then he placed इलेक्ट्रिक फील्ड. एक तरफ पॉजिटिव प्लेट लगा दी बेटा और एक तरफ नेगेटिव प्लेट लगा दी. क्या किया बेटा उसने, एक तरफ पॉजिटिव प्लेट लगाई और दूसरी तरफ बेटा उसने नेगेटिव प्लेट लगा दी इस तरीके से. देन जब उसने नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट लगाई बेटा यहाँ पे, और जैसे ही सर्किट को ऑन किया तो उसने ये चीज महसूस की कि सारी रेज बेटा क्या हो गई, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डाइवर्ट कर गई. तो उसने इस चीज से दिस डाइवर्जन, बिकॉज दिस इज कैथोड, ये कैथोड है बेटा जिसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, एंड दिस इज एनोड व्हिच इज अटैच्ड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड कैथोड इज व्हिच इज अटैच्ड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. बेटा क्लियर है. अब जब ये सारी की सारी अननोन रेज एक्स रेज टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट मुड़ गई बेटा, तो उसने ये कंक्लूड किया दीज रेज आर कमिंग फ्रॉम कैथोड हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन देम. उनके ऊपर क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज है. These rays are coming from cathode and they have negative charge because they deviated towards the positive plate of the electric field, क्योंकि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट कर गई बेटा. ठीक है, तो ये इसने शो कर दिया. अब देखो नेक्स्ट क्या किया बेटा उसने, अब चेक किया कि जो भी चीज है इसके अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो भी इनविजिबल रेज हैं, क्या है बेटा, एक्सरे जो यहाँ पे लिखा है हमने, इनको आप लिख सकते हो दीज आर इनविजिबल रेज, जो हमें नहीं दिख रही है बेटा. दीज आर इनविजिबल रेज है जो हम देख नहीं पा रहे हैं अपनी आंखों से, नेकेड आई से बेटा. ठीक है. फिर उसने क्या किया बेटा, उसने क्या किया, फिर इसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ही प्लेस्ड अ टरबाइन, फैन को प्लेस कर दिया जस्ट टू चेक वेदर दीज रेज आर consisting of material particles or not. And then what he noticed over there बेटा, उसने क्या नोटिस किया, जैसे ही उसने स्विच को ऑन किया ये टरबाइन रोटेट करना शुरू हो गई बेटा. ठीक है, तो फैन लगा लो आप, तो फैन इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, the fan inside the discharge tube starts rotating. उसने घूमना शुरू कर दिया बेटा. अब जैसे ही उसने घूमना शुरू किया, हमने वहां से एक चीज कंसीडर कर ली बेटा, कंक्लूड कर ली कि दीज रेज, जो भी एक्स रेज थी बेटा,
दे हैव मटीरियल पार्टिकल, मतलब उनका अपना कुछ मास है। बेटे देखो कोई चीज मास वाली चीज टकराएगी इनके फैंस के ब्लेड्स के ऊपर आके, तभी वो रोटेट करेंगे ना, तभी क्या रोटेट करेंगे। अगर किसी का मास नहीं होगा तो वो चीजें रोटेट नहीं करेंगी, ये बात याद रखना बेटा। अगर मास बहुत ज्यादा नहीं होगा, बहुत कम होगा बेटा, या बहुत बहुत कम होगा, बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा, तो चीजें रोटेट नहीं करती। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं, उनका मास भी है, देन द थिंग्स विल बी इजीली रोटेटेड, क्योंकि मास पार्टिकल है और जैसे टकराई करेगा वो क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, इंपैक्ट होगा, और इंपैक्ट की वजह से क्या होगा बेटा, वो चीजें रोटेट करना शुरू हो जाएगी। जो भी हमने फैन लगाया या टरबाइन लगाई है, उनकी रोटेशन शुरू हो जाती है इस केस के अंदर बेटा। तो क्या हुआ, जैसे ही हमने बेटा ये चीज स्ट्राइक की इसके ऊपर, वो रोटेट करना शुरू कर दी, और उस रोटेशन के बाद हमने ये बता दिया कि जो एक्सरेज है, द रेज प्रेजेंट इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, जब हमें पता चला था बेटा कि वो कैथोड से रेज आ रही है, तो हमने उसका नाम कैथोड रेज रख दिया, कैथोड रेज। तो हमने कह दिया कि दीज कैथोड रेज हैव, इट हैज मटीरियल पार्टिकल्स। मटीरियल पार्टिकल्स का मतलब होता है कि दे हैव मास, उनका कुछ मास भी है बेटा। क्या है, उनका कुछ मास भी कंसीडर करना होगा हमें, जिसकी वजह से वो इस फैन को रोटेट करवा पा रही थी बेटा। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जे थॉमसन ने क्या किया बेटा, यहां पे चेक करते बेटा, देखो कि क्या केस आएगा। हम कहेंगे बेटा यहां पे ये नेक्स्ट पॉइंट है जे थॉमसन का, वो है, अब उसने डिस्चार्ज ट्यूब के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को रखा बेटा। बेटा मैं ये भी रब कर रहा हूं, तो क्या भी सिमेट्री, उसने क्या रखा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड को प्लेस किया वहां पे। और जब मैग्नेटिक फील्ड प्लेस करोगे बेटा, व्हाट विल हैपन ओवर देयर, लेट्स सी। दिस इज द फोर्थ पॉइंट। देन मैग्नेटिक फील्ड और magnets are placed around the discharge tube. डिस्चार्ज ट्यूब के अराउंड हमने मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट्स को प्लेस कर दिया बेटा। देखो इस तरीके से, ये डिस्चार्ज ट्यूब है बेटा, और ये क्या है, इलेक्ट्रोड है, और नेगेटिव बैटरी बेटा केस है, ये की है आपके पास। अब हमने क्या किया, इधर सपोज करो वी हैव प्लेस साउथ पोल, ये साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट है, एंड हियर दिस साइड दिस इज नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। ये 5000 से लेके 10,000 तक का वोल्ट है बेटा। क्लियर, फ्रॉम 5000 टू 10,000 वोल्टेज की हमने लगाई है बेटा। और इसके अंदर प्रेशर तो पता ही है, 0.01 mmHg प्रेशर है। तो जैसे ही हमने सर्किट को ऑन किया, सारी की सारी रेस उस डायरेक्शन में डेविएट हो गई जिसमें अपोजिट डायरेक्शन वाले पार्टिकल्स प्रेजेंट हो। तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी इफेक्ट होता है बेटा, एंड दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड आल्सो। दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों का इन्फ्लुएंस होता है। इसका मतलब जो भी पार्टिकल है, जो भी चीज इसमें फ्लो कर रही है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है। और इससे हमें आइडिया हुआ कि कोई चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहा है बहुत हाई स्पीड पे, जो कि इतना छोटा है कि हमें दिख नहीं रहा है बेटा। क्या है वो, जो कि इतना छोटा है, जो क्या कर रहा है हमें दिख नहीं रहा है बेटा। फिर देखो बाय प्लेसिंग दिस, तो हमने कहा कि सम चार्ज पार्टिकल इज प्रेजेंट इनसाइड द, सम चार्ज पार्टिकल
is present inside the discharge tube. डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, सम चार्ज पार्टिकल इज प्रेजेंट इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब बेटा। फिर इसके बहुत सारे बेटा एक्सपेरिमेंट किए गए और फिर इसकी प्रॉपर्टी लिखना शुरू किया गया बेटा कि दीज रेज, कैथोड रेज हैव आयोनाइजेशन इफेक्ट। मतलब अगर कोई भी रे जो कैथोड से आ रही है, अगर उसके अंदर कोई गैस फिल है बेटा, तो दीज रेज स्ट्राइक ऑन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एंड आयोनाइज दैट गैस इनटू आयंस। वो उस गैस को आयोनाइज कर देगी और आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी बेटा। ठीक है। सिक्स्थ, these rays affect फोटोग्राफिक प्लेट। ये जो रेज है बेटा वो फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करती है। दीज रेज इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। जो भी फोटोग्राफिक प्लेट सिल्वर ब्रोमाइड की बनी होती है बेटा, AgBr की, जब ये रेज उस पे स्ट्राइक करेंगी तो व्हाट विल हैपन बेटा कि उस केस में क्या होगा कि ये जो रेज होंगी बेटा वो उस फोटोग्राफिक प्लेट को खराब कर देंगी। इसका ना बहुत अच्छा इंसिडेंट मुझे याद है कि एक बार दोस्त मेरे बेटा वैष्णो देवी गए, और वैष्णो देवी बहुत साल पहले की बात है, मतलब इट्स लाइक अराउंड 20 years अगो, यू कैन से इट्स लाइक अराउंड 2000 है ना। तो मेरे दोस्त कुछ क्या गए बेटा, वैष्णो देवी गए, और पहले जो कैमरे आते थे ना वो रील वाले आते थे। आपने देखे होंगे शायद, आप देखना चेक करना बेटा कभी कि रील वाले कैमरे मिलते थे, और जो कैमरे होते थे उसको बोलते थे फोटोग्राफिक फिल्म होती थी बेटा। और जो फिल्म होती थी ना उस पर AgBr की कोटिंग होती थी, क्योंकि वो AgBr जो है वो लाइट सेंसिटिव है। तो जैसे ही आप फोटो खींचते हो उस लाइट जो होती है उस मटेरियल जाके पड़ती है, और क्या होता है फिर आपकी इमेज उस रील के ऊपर बन जाती थी। लेकिन उस रील को खोलने का भी, उस फिल्म को खोलने का भी एक तरीका होता था। आप कहीं पे भी कैमरे से वो रील या फिल्म निकाल के बाहर नहीं रख सकते बेटा। हमें क्या करना होता था, धूप में उसको नहीं लाना होता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पता नहीं था बेटा एक बात, तो उन्होंने क्या किया, वैष्णो देवी गए बेटा, वैष्णो देवी में 2 रील्स बनवाई उन्होंने, और अराउंड एक जो फिल्म होती थी उसमें पूरी रील जो होती थी बेटा उसमें 33 से अराउंड 33 to 35 फोटोग्राफ्स होते थे। तो अराउंड उन्होंने दोनों रील फिल कर दी और अराउंड 70 फोटोग्राफ्स उन्होंने वहां पे क्लिक की बेटा। अब क्या हुआ, उन्होंने वहां पे जब रील चेंज की तो उस रील को चेंज करते हुए वो धूप की प्रेजेंस में बेटा उन्होंने क्या कर ली, चेंज कर दी। और जो AgBr है दैट इज लाइट सेंसिटिव कंपाउंड, वो लाइट सेंसिटिव कंपाउंड होता है। तो उसने क्या किया, सारी की सारी फिल्म को उड़ा दिया बेटा। ठीक है। और वो फिर यहाँ पे पटियाला में ही एक कलर लैब है, वहां पे जाके वो फिल्म को डेवलप करने के लिए देके आए, तो पता चला सिर्फ उसमें आउट ऑफ 70 दे गॉट ओनली 1 फोटोग्राफ, और दैट फोटोग्राफ इज ऑफ आई थिंक दैट इज ऑफ हनुमान जी बेटा। वो हनुमान जी की थी, वो 70 की 70 फोटोग्राफ उड़ चुकी थी ड्यू टू द लाइट सेंसिटिव नेचर ऑफ द AgBr बाय विच दैट फिल्म्स आर कोटेड, जो फिल्म कोटेड थी बेटा। क्लियर है। तो याद रखना कि लाइट सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, और ये रेज भी क्या करती हैं, उस फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करेंगी, मतलब ये भी खराब कर देंगी उसको। तो याद रखना बेटा कैसे वाला कि इनका फोटोग्राफिक प्लेट का इफेक्ट भी होता है। फिर क्या हुआ बेटा, देखो जब ये सारे केस वहां पे स्टडी कर लिए गए कि कैथोड रेज क्या होती है बेटा, किस तरीके से आती हैं। दीज रेज आर कमिंग फ्रॉम कैथोड एंड दे हैव, नेक्स्ट बेटा, दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इसमें क्या है, 6th 7th, they have negatively charged particles, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। क्लियर है, कैथोड से आ रही हैं इसलिए इसको नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बोल दिया गया बेटा। और बाद में मैं इसको रफ करता हूं बेटा, आप नोट करो इसको प्लीज। देखो बेटा,
क्लियर है? ये भी रब कर देते बेटा हम लोग सारा। देखो बेटा, जो हमने यहां पे बताया आपको कि द रेज आर कंसिस्टिंग ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, दीज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर फर्दर नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने क्या कहा बेटा, देखो जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थे 8, these negatively charged particles are known as electrons। ये जे थॉमसन ने बताया कि एटम होता है और एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं और सब एटॉमिक पार्टिकल में एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है। एंड व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन strikes on ZNS screen, it produce scintillation बेटा। इसको क्या बोलते हैं टेक्निकली? scintillation। scintillation का मतलब होता है लाइट प्रोड्यूस करता है। जिस तरीके से आपकी ट्यूबलाइट होती है ना घर में, ट्यूबलाइट में क्या है कि अगर आप उसको तोड़ोगे देखोगे कि उसके सारे तरफ पाउडर लगा होता है, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के साथ साथ वो स्ट्राइक कर रहे होते हैं उस मटेरियल के साथ। जब वो स्ट्राइक करते हैं तो ग्लो प्रोड्यूस होता है। तो जो लाइट ऊपर प्रोड्यूस हो रही थी बेटा, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे हाई एल्टीट्यूड पे प्रोड्यूस हो रही थी, वो जे थॉमसन ने अपनी लैब्स के अंदर एक छोटी सी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रोड्यूस कर दी और लोगों को हैरानी हुई। And after that, after discovery of electron, जे थॉमसन जो साइंटिस्ट थे बेटा, उनका नाम चेंज होके सर जे थॉमसन रख दिया गया। सर जे थॉमसन, उनको सर की उपाधि से नवाजा गया बेटा, कि उन्हें टाइटल दे दिया गया सर का। सर जे थॉमसन का नाम रख दिया गया आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय डिस्चार्ज ट्यूब मेथड। ठीक है, फिर ही ट्राई टू कैलकुलेट द चार्ज ऑन दैट इलेक्ट्रॉन, बट ही वाज नॉट एबल टू बट ही वाज नॉट सक्सेसफुल। ठीक है, कोशिश की कि इसके ऊपर क्या चार्ज होता है, लेकिन बाद में चार्ज अपॉन मास रेशो से विद द हेल्प ऑफ चार्ज अपॉन मास रेशो जब हमने कैलकुलेट की कि चार्ज क्या होता है और मास क्या होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो हमें ये टेक्निकली आई बेटा 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। दिस वाज द चार्ज अपॉन मास रेशो। ठीक है, चार्ज अपॉन मास रेशो का मतलब E अपॉन m रेशो, that is 1.76 into 10⁻11 कूलम पर केजी। ये बेटा रेशो आई हमारे पास, एंड दिस रेशो इज कांस्टेंट। दिस रेशो बेटा जो है कांस्टेंट है। आप डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई भी गैस ले लो, हाइड्रोजन ले लो, हीलियम ले लो, आप नियॉन ले लो, एनी काइंड ऑफ गैस यू कैन टेकन द डिस्चार्ज ट्यूब, बट दिस रेशो विल रिमेन कांस्टेंट, बिकॉज यहां पे जो चार्ज अपॉन ई अपॉन एम है बेटा, जो मास ले रहे हैं वो हम इलेक्ट्रॉन का ले रहे हैं और जो चार्ज ले रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। और कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी एटम के अंदर प्रेजेंट है तो उसकी आइडेंटिटी बेटा क्या रहेगी, हमेशा सेम ही रहेगी ना। तो वही केस हम यहाँ पे शो कर रहे हैं
E upon m रेशियो मतलब चार्ज अपॉन मास रेशियो इज इक्वल टू 1.76 × 10⁻11 कूलम पर केजी का केस आ गया बेटा। डन। तो यहां से क्या किया गया बेटा, उन लोगों को क्या किया गया, कैलकुलेट चार्ज कैलकुलेट किया गया। एंड जो चार्ज कैलकुलेट किया गया था, लिख लो बेटा, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb, and that has been calculated with the help of Millikan oil drop experiment. That charge, it has been calculated with the help of Millikan ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे बेटा, 11th क्लास में ही पढ़ लोगे आप, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। विद द हेल्प ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट वी हैव कैलकुलेटेड द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज -1.6 into 10 raised to power -19 कूलम। अब हमारे पास क्या कहते हैं बेटा, चार्ज पता चल गया इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना है, और E अपॉन m की रेशियो पता चली कितनी है बेटा। तो हम क्या कर सकते हैं, मास कैलकुलेट कर सकते हैं उसका यहां से बेटा। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, देखो बेटा, मास ऊपर भेज दो और ये E अपॉन m रेशियो की ये वैल्यू नीचे भेज दो। तो चार्ज कितना है, -1.6 into 10 raised to power -19 अपॉन 1.76 into 10 raised to power 11। ठीक है बेटा, क्लियर है केस, ये आ गया। अब जब आप इसको करोगे सॉल्व, देन यू विल गेट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 raised to power -31 kg। ये बेटा नेगेटिव साइन तो सिर्फ मैग्नीट्यूड, हमें यहाँ मैग्नीट्यूड कंसीडर करना होता है, क्योंकि नेगेटिव मास नहीं हो सकता किसी का, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। दैट इज व्हाई वी डू नॉट डील विद द नेगेटिव साइन ऑफ द चार्ज। सिर्फ हम उसकी वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं एंड डिवाइड बाय द E अपॉन m रेशियो एंड देन वी गेट द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और दिस इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो आपको इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज और E अपॉन m रेशियो याद रखनी है बेटा। और E अपॉन m रेशियो का एक केस याद रखना है बेटा, यहाँ पे जो E अपॉन m रेशियो है, इसमें भी नोट में लिख लो बेटा इसको, E अपॉन m रेशियो is constant for cathode rays experiment, is constant. It does not depend on gas. It does not depend on gas taken in discharge tube। कोई भी गैस ले लो बेटा डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, E अपॉन m रेशियो फॉर कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, दैट विल रिमेन फिक्स्ड, वो फिक्स रहती है बेटा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, विद द हेल्प ऑफ कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, हमने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी। और उसके बाद सर जे थॉमसन, जिनको मेन क्रेडिट दिया गया इस चीज का, उनके नाम के आगे टाइटल लगा दिया गया सर जे थॉमसन, एंड दैट वाज द वेरी वेरी बिगेस्ट डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ साइंस बेटा। बहुत बड़ी डिस्कवरी थी साइंस में कि हमने एटम से भी छोटा पार्टिकल देख लिया, जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं बेटा। क्लियर, क्या कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखो बेटा, ये तो हो गया आज का लेक्चर आपका। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, जस्ट सिमिलर टू दिस वन, द कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, वी विल स्टडी एनोड रेज एक्सपेरिमेंट ओवर देयर एंड हाउ प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, वो हम स्टडी करेंगे बेटा। क्लियर, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।